हेलो स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे अपने कृषि पद्धतियों के बारे में। कृषि पद्धतियों के अंदर हम पढ़ चुके हैं 2 स्टेप की भी मिट्टी को तैयार करना व बुआई करना। नेक्स्ट अपना चरण आता है खाद या उर्वरक देना। भाई पौधे को पोषण प्रदान करने के लिए खाद या उर्वरक क्या कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। पहले हम देखते हैं खाद या उर्वरक होते क्या है, तो इनके अंदर अंतर देखते हैं। खाद जो होती है वो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है। जो उर्वरक होती है उसे हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं। ठीक है भाई, खाद है वो प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त होती है? प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है गोबर से, वर्मी कंपोस्ट से। ठीक है भाई, जो भी सड़े गले जो फल सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। मिट्टी में दबाने के बाद उसमें कुछ समय पश्चात हम मान लीजिए वो जो खाद है, जो अपशिष्ट है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है? खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो गोबर में वर्मी कंपोस्ट से। और कृत्रिम जो उर्वरक है, उर्वरक हमें किससे प्राप्त होता है? यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफॉस्फेट व पोटास। तो इनके द्वारा हम क्या बनाते हैं? उर्वरक बनाते हैं। अब जो खाद होता है उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और जो उर्वरक होता है उसके अंदर ह्यूमस का क्या होता है? अभाव होता है। ह्यूमस की मात्रा मतलब इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? खाद के अंदर अधिक होती है। और उर्वरक में इसमें क्या होता है? कम होती है, इसका अभाव होता है ह्यूमस की मात्रा। नेक्स्ट, उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। मतलब जो खाद होती है वो भूमि की उर्वरक क्षमता मतलब उपजाऊ क्षमता को क्या करता है? ये बढ़ाती है जो खाद होती है। और जो उर्वरक होता है वो इसको क्या करता है? भूमि की उपजाऊ क्षमता या उर्वरक क्षमता को क्या करता है? घटाता है। तो इसीलिए हमें अत्यधिक मात्रा में किसका उपयोग करना चाहिए? जहां तक हो सके खाद का उपयोग करना चाहिए। उर्वरक का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए। ठीक है नहीं? अगर उर्वरक का अगर हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो जो भूमि होती है वो समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाती है? बंजर होने लगती है। उससे उर्वरक क्षमता इसकी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो खाद होता है उसके लाभ क्या होते हैं। खाद के जो लाभ होते हैं कि इसकी जो मिट्टी का जो पुनर्गठन होता है वो इसके द्वारा होता रहता है। किसके द्वारा? खाद के द्वारा। मतलब भूमि के अंदर समय के साथ साथ बार बार जो पोषक पदार्थ है वो खाद के द्वारा वो उसको क्या होते हैं? खनिज लवण वगैरह उसको क्या होते हैं? उपलब्ध होते रहते हैं। लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि में भी कौन सहायक है? खाद सहायक है। कल हमने पढ़ा था वे मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी तैयार करना भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में क्या है? सहायक है। उसी प्रकार से जो खाद या उर्वरक खाद है वो क्या होता है? लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि के अंदर सहायक होता है। मिट्टी पोली बनी रहती है। मिट्टी मतलब खोखली बनी रहती है। किसके द्वारा? खाद के द्वारा। और मिट्टी पोली बनी रहेगी तो हमने बात की थी जब मिट्टी तैयार कर रहे थे, तो मिट्टी पोली बनी रहेगी तो उसके अंदर जो जड़ें हैं उनके अंदर श्वसन की क्रिया आसानी से जारी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिट्टी की जल धारण क्षमता। मतलब मिट्टी के अंदर जल को ठहरने की क्षमता या जल को अवशोषित करने की जो क्षमता है वो क्या होगी? अधिक होगी। अगर मिट्टी की जल धारण क्षमता अगर बढ़िया होगी तो पादप को भी समय समय पर जल की क्या होती रहेगी? आपूर्ति होती रहेगी। तो तीसरा चरण था अपना खाद या उर्वरक देना। पहला हमने पढ़ा मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को पहले हम जुताई करते हैं। जुताई के बाद में हम क्या करते हैं? बुआई करते हैं, जिसके अंदर हम बढ़िया बीजों को चुनाव करते हैं और उन बढ़िया बीजों को हम क्या करते हैं? रोपित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं खाद तैयार करना। खाद या उर्वरक, इन दोनों में से एक किसान इसका क्या करता है? उपयोग करता है। और जो लाभदायक है वो अपने लिए वो क्या है? खाद है, न कि उर्वरक। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट अपना बात करते हैं सिंचाई करना। जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमें भी क्या पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है पीने के लिए। उसी प्रकार से भोजन निर्माण के लिए जो पादप होते हैं, जो फसल होती है, उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई क्या होती है? देखिए, कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल उपलब्ध कराना। मतलब समय को एक निश्चित समय के अंदर बार बार क्या उपलब्ध कराना? जल उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के हम किसके द्वारा करते हैं? सिंचाई हम पारंपरिक स्रोतों के द्वारा भी करते हैं और आजकल कृत्रिम स्रोत के द्वारा भी हम क्या करते हैं? सिंचाई की क्रिया करते हैं। तो पारंपरिक स्रोत के अंदर हम देखते हैं चड़स व नलकूप। इनके द्वारा हम क्या करते हैं? सिंचाई की क्रिया करते हैं। नलकूप आपने देखा ही अभी खेतों के अंदर एक बड़ा नल लगा रहता है जिसके द्वारा एक जल जो धारा है वो निरंतर बहती रहती है और बीच में खेत के अंदर नालियां सी बनी रहती है। इसके द्वारा क्या होता है? जो जल है वो फसलों को प्राप्त होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी जल का छिड़काव। सिंचाई के अंदर हम जल का छिड़काव की बात करते हैं तो दो प्रकार से होता है। एक तो जल को छिड़का जाता है मतलब छिड़काव के द्वारा, छिड़काव के द्वारा। दूसरी जो विधि है वो है ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद विधि, बूंद बूंद विधि। हम देखते हैं छिड़काव के द्वारा। छिड़काव के अंदर आपने देखा है कि इस प्रकार से खेतों के अंदर क्या लगे रहते हैं, नलकूप लगे रहते हैं, और इन ये जो नलकूप है वो निरंतर क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। घूमने से जो फसल है उस खेतों के अंदर उससे क्या होता है, जल का छिड़काव होता है। दूसरा अपना बूंद बूंद विधि। बूंद बूंद विधि के अंदर जो जल है वो फसलों को एक पाइप के माध्यम से क्या जाता है, बूंद बूंद के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मतलब अत्यधिक मात्रा के अंदर जो जल है वो क्या हो, फसल को नहीं मिले। एक नियंत्रित मात्रा के अंदर ही फसल को क्या दिया जाता है, जल उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है फसल सुरक्षा। तो हम देखते हैं फसल सुरक्षा। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं फसल का सुरक्षा करना, मतलब फसल की सुरक्षा करना। फसल की सुरक्षा किस प्रकार से करें। कई बार क्या होता है कि फसल कई कारणों क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के कई कारण है, जैसे पहला है खरपतवार होना। मतलब फसल के साथ कई बार क्या होते हैं, अवांछित पादप क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और ये अवांछित पादप क्या करते हैं, जो फसल को जो पोषण मिलना चाहिए उस फसल के पोषण को पूर्ण रूप से फसल को प्रदान नहीं होने देते। ताकि जो भूमि के अंदर, जैसे मान लीजिए आपकी एक तो गेहूं का पौधा लगा है, मान लीजिए इसके साथ में कोई खरपतवार नाशी या कोई अवांछनीय पौधा उग जाए, तो अब मान लीजिए जितना पोषण इस पादप को मिलना चाहिए, फसल को मिलना चाहिए, उतना पोषण इसको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शेष पोषण तो किसको मिल जाएगा, इन व्यर्थ जो पादप उगे हैं इनको मिल जाएगा। तो ये जो खरपतवार होते हैं इनको समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, नष्ट होना चाहिए। तो खरपतवार होता क्या है, फसल के साथ अवांछित पौधे उगना क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है। तो समय समय पर निराई गुड़ाई करनी रहनी चाहिए, मतलब इनकी कटाई करते रहना चाहिए, इनको अलग करना चाहिए। और जो खरपतवार नाशी होते हैं जो इनको नष्ट करते हैं उनका भी हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक प्रकोप। कई बार क्या होता है, बाढ़ आती है, ठीक है, बाढ़ आने के कारण भी कई बार खेतों में आग भी लग जाती है। तो बाढ़ आ जाए, मान लीजिए एक साथ खेत के अंदर, या जल की जो मात्रा है, बारिश अधिक हो जाए तो खेत के अंदर जल भराव हो जाए। तो जल भराव क्या होता है, अत्यधिक जल भराव भी फसल के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो खेत के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए कि जो अतिरिक्त जो जल है वो खेत से समय समय पर क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। तो इससे जो बचने के जो उपाय है वो तो होना चाहिए, जल निकास व आग से सुरक्षा के आपको उपाय करने चाहिए। खरपतवार से हानि क्या होती है, पादप जो फसल होती है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसको पोषण ही अच्छी प्रकार से उपलब्ध नहीं होगा। प्राकृतिक प्रकोपों के द्वारा क्या हो जाता है, पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है अपनी, जिससे अपना उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रकोप जो हानि है वो होती है कीटों या फफूंदों के द्वारा। कई बार क्या होते हैं, कीट जो फफूंद होते हैं, जो कवक होते हैं या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं। फसल को नष्ट करते हैं तो इनमें मुख्यतः ये जड़, तना व पत्तियों को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ठीक है भाई, जिसके द्वारा जो उत्पादन है अपना फसल के अंदर वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इससे हमें बचाव के लिए हमें कीटनाशकों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। और जो विषाणुनाशी है, कवकनाशी है, इनका हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। चौथा जो लास्ट अपना है, जानवरों से सुरक्षा। जानवर आपको पता ही है, अभी खेत के अंदर अगर आपने बाड़ नहीं लगा रखी है तो जानवर जो है, पशु, वो खेत के अंदर प्रवेश करके फसल को क्या कर देते हैं, चारे के रूप में नष्ट कर देते हैं, चारे के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे जो आपकी फसल है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उत्पादन आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये थी अपनी फसल सुरक्षा। नेक्स्ट है फसल को काटना। ठीक है भाई, अब फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो आजकल क्या होता है, मशीन के द्वारा, हार्वेस्टर मशीन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है। आधुनिक जो मशीनें चल रही है। अन्यथा जो हम फसल होती है उसको क्या कर देते हैं, जड़ से उखाड़ कर क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। या फिर हम क्या कर देते हैं, कई बार जो फसल होती है उसको भूमि से थोड़ा ऊपर यहाँ से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। मतलब जड़ से ना उखाड़ कर, जड़ से थोड़ा ऊपरी भाग से उसको हम क्या करते हैं, काट कर अलग कर लेते हैं। तो ये अपना फसल काटना। अन्यथा आधुनिक विधियों के द्वारा हम इसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टर विधि के जो मशीन होती है, हार्वेस्ट मशीन, इसको फसल कटाई में क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। एक आती है अपनी थ्रेसिंग मशीन। थ्रेसिंग मशीन
आपने गांव में देखा है भी, जो थ्रेसर मशीन लगाते हैं उसके द्वारा हम क्या कर देते हैं, जो नाज होता है फसल से उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, थ्रेसिंग मशीन नहीं होती है तो हम नाज को झड़का कर या उसको फटक कर क्या कर लेते हैं, नाज को अलग करते हैं। और जो मान लीजिए सक्षम होते हैं किसान, वो क्या कर देते हैं, थ्रेसिंग मशीन से इसका क्या कर लेते हैं, नाज को अलग करते हैं। फिर नाज को अलग करने के बाद में हम उस नाज को क्या करते हैं, बोरियों के अंदर भर के उसका हम क्या कर देते हैं, भंडारण करते हैं। और भंडारण के अंदर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो सूक्ष्म जीव है या फिर अन्य कोई जंतु है उससे उसकी क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। कई बार चूहे वगैरह ये क्या कर देते हैं, नाज को हानि पहुंचाते हैं, तो उससे हमें नाज की क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए भंडारण के समय। और भंडारण करके हम इसको बाद में जो कृषि जो मंडी होती है उसके अंदर इसको हम पहुंचा देते हैं। तो ये थी अपनी कृषि पद्धतियाँ। तो आज का जो फर्स्ट जो चैप्टर वो आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले चैप्टर के अंदर।